हेलो दोस्तों, मैं हमीद काटात मेरे यूट्यूब चैनल काटात हिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक खास निवेदन है कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, इससे कि मेरी हर अगली आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। दोस्तों, मैं किन किन सोशल मीडिया साइट्स को फॉलो करता हूँ उसके सारे सोशल मीडिया साइट्स के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके आप मुझे मेरे सोशल मीडिया साइट्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, आज का ये वीडियो जो है मैं काफ़ी दिन बाद बना रहा हूँ, कुछ रीज़न से मैं ये वीडियो बना नहीं पाया था। और दोस्तों, पहले जो अब हमारी जो सीरीज़ चल रही थी प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के जो स्रोत हम पढ़ रहे थे, उनमें हमने धार्मिक स्रोतों को हमने पढ़ लिया है और प्राचीन भारतीय धर्म ग्रंथ हम पढ़ चुके हैं। अब जो हम नई वीडियो में जो पढ़ेंगे वो आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के इतिहास को जानने के स्रोत तो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन ये दूसरा नंबर का है ऐतिहासिक एवं समसामयिक ग्रंथ आज हम पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, ऐतिहासिक और समसामयिक ग्रंथ पहले तो हम ये सीख लेते हैं कि ऐतिहासिक और समसामयिक ग्रंथ आखिरकार होता क्या है। दोनों शब्दों का मतलब अलग अलग है। देखिए, ऐतिहासिक का मतलब होता है जो इतिहास में लिख दिए गए हों, जो इतिहास से संबंधित हो। और समसामयिक का क्या मतलब है? समसामयिक, सामयिक। दोस्तों, समसामयिक ग्रंथ का मतलब होता है ऐसा ग्रंथ जो किसी राजा के टाइम पे उसके दरबार में जो मंत्री होता था या मतलब जो है उस कोई विद्वान होता था, कोई कवि होता था, कोई भाट होता था, कोई चारण होता था, उसने उस राजा के शासनकाल में उसका दरबारी रहते हुए जो ग्रंथ लिखा था वो होता है समसामयिक ग्रंथ। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। दोस्तों, हमारे भारत के इतिहास को जानने के लिए तो बहुत सारे ग्रंथ हैं, अथाह भंडार है, हमारे पास कोई कमी नहीं है। लेकिन दोस्तों, अक्सर क्या है कि हमें एग्ज़ाम में सवाल पूछ लिया जाता है कि बताइए कि सोंग वंश और की हमें जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, कौन से ग्रंथ से हमें प्राप्त होती है। अगर हमें ग्रंथ का पता नहीं होता तो हम उस सवाल का जवाब दे नहीं सकते। तो दोस्तों, आज मैं कुछ 10 ऐसे इम्पोर्टेंट ग्रंथों के नाम सहित मैं उनकी थोड़ी सी व्याख्या करूंगा। ज़्यादा लंबी व्याख्या मैं करूंगा नहीं, लंबी व्याख्या तो हो जाएगी तो फिर क्या है कि जो टॉपिक तो छोटा है कि भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत, प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के स्रोत। अब मैं स्रोत की अगर मैं विस्तृत अगर जानकारी देने लग गया तो मैं ये पूरा टॉपिक हो नहीं पाएगा, टॉपिक ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इस वजह से मैं केवल आपको छोटी सी शॉर्ट एंड स्वीट में आपको जानकारी देना चाह रहा हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो के आखिर तक बने रहें। सबसे पहले आता है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी, पाणिनि का अष्टाध्यायी। सबसे पहले हम ये पता करते हैं कि अष्टाध्यायी आखिरकार लिखी किसने। अष्टाध्यायी लिखने वाला है पाणिनि। अष्टाध्यायी के रचयिता है पाणिनि। पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना करी थी। मुख्य रूप से जो पाणिनि ये जो थे ये संस्कृत के विद्वान थे। संस्कृत भाषाओं में उन्होंने वैसे तो पुस्तकें बहुत सारी लिखी थी, लेकिन इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है वो है अष्टाध्यायी पाणिनि की। इसमें उन्होंने संस्कृत व्याकरण के साथ साथ पश्चिमोत्तर भारत के अपने समय के जो राजा महाराजा हुआ करते थे, जो जातियाँ हुआ करती थी, उन जातियों का उन्होंने इसमें विवेचन दिया है इस ग्रंथ में। इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ व्याकरण का ग्रंथ नहीं है, ये इतिहास का भी ग्रंथ है। हमें इससे इतिहास की भी जानकारी प्राप्त होती है प्राचीन काल के भारत की। उस समय के राजा महाराजा किस तरह से हुआ करते थे, सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, सबकी इसकी हमें जानकारी प्राप्त होती है। और उस काल के हमारे पास जातियों का भी हमें उल्लेख मिलता है इस पाणिनि की अष्टाध्यायी में। फिर आता है अर्थशास्त्र। दोस्तों, अर्थशास्त्र तो इतनी फेमस पुस्तक है कि इसके बारे में तो कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हमारा जो इतिहास विधिवत रूप से, जो राजनीतिक इतिहास हमारे भारत का विधिवत रूप से जिस जगह से शुरू होता है, उस जगह का, उस वंश का नाम है दोस्तों मौर्य वंश। मौर्य वंश से हमारा जो राजनीतिक हमारा जो इतिहास, हमारे भारत का जो इतिहास है, राजनीतिक इतिहास, वो मौर्य वंश से शुरू होता है। और मौर्य वंश की हमें ज़्यादा जो जानकारी प्राप्त होती है, विस्तृत एक क्रमबद्ध रूप से जो हमें जानकारी प्राप्त होती है, वो होती है अर्थशास्त्र से। अर्थशास्त्र के रचयिता है विष्णुगुप्त, कौटिल्य, चाणक्य। चाणक्य का ही नाम मतलब विष्णुगुप्त के ही दो नाम थे, कौटिल्य और चाणक्य। तो यहाँ हम कौटिल्य और चाणक्य नहीं लिखेंगे, हम विष्णुगुप्त लिखेंगे। विष्णुगुप्त।
कौटिल्य तो इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बड़ी कुटिल बुद्धि के थे। अगर किसी दरिद्र व्यक्ति की इन्हें सहायता करनी होती थी, कोई इनको सता रहा होता था, तो ये अपनी कुटिल बुद्धि का प्रयोग करते थे। चाणक्य इसलिए क्योंकि इन्होंने राजनीति में बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। मैं एक चाणक्य के बारे में एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। चाणक्य एक दिन अपने घर आए तो उनकी माँ रो रही थी। चाणक्य ने पूछा कि माँ क्यों रो रही हो, क्या कारण है? तो बोली कि बेटा, मैंने तुम्हारी जो है जन्म कुंडली जो है वो एक पंडित को दिखाई थी, और पंडित ने कहा कि माताजी, आपके बेटे के भाग्य में राजयोग लिखा हुआ है और ये राजा बनेगा। तो कहा कि माँ, इसमें रोने वाली कौन सी बात है? तो कहा कि बेटा, मैं इस वजह से रो रही हूँ कि कहीं राजा बनने के बाद तू कहीं मेरे को छोड़ ना दे, तू मेरे को छोड़ के कहीं चला ना जाए। अगर तू राजा बन गया और तूने मुझे छोड़ दिया तो मेरा तो बुढ़ापा बिगड़ जाएगा, इसलिए मैं रो रही हूँ। तो चाणक्य ने कहा कि माँ, मेरे शरीर के कौन से हिस्से पर राजयोग लिखा हुआ है? तो कहा कि बेटा, तेरे दांतों पर, ये अगले जो 2 दांत है उस पर राजयोग लिखा हुआ है। चाणक्य ने उसी समय पत्थर लिया और अपने अगले दोनों दांत तोड़ दिए। तो ये एक छोटी सी कहानी थी। चाणक्य, ये मतलब क्या है कि राजनीति में इन्होंने बढ़ चढ़ कर भाग लिया था, इसलिए इनको चाणक्य भी कहा जाता है। कौटिल्य इसलिए क्योंकि ये कुटिल बुद्धि के थे। वास्तविक नाम क्या था? विष्णुगुप्त। तो ये चाणक्य की थोड़ी सी एक स्टोरी मेरे को याद आ गई थी, इसलिए मैं को बता रहा हूँ आपको। अर्थशास्त्र, हम बात करते हैं अर्थशास्त्र की, कि अर्थशास्त्र में हमें क्या क्या जानकारी प्राप्त होती है। दोस्तों, अर्थशास्त्र में हमें मुख्य रूप से नंद वंश का विनाश, अर्थशास्त्र में नंद वंश का विनाश, नंद वंश का विनाश, इसके साथ साथ नंद वंश का विनाश प्लस मौर्य वंश की जानकारी, मौर्य वंश की जानकारी। नंद वंश के विनाश के साथ साथ हमें मौर्य वंश की जानकारी हमें अर्थशास्त्र से मिलती है। सबसे पहले कि चाणक्य ने किस प्रकार मतलब जो है चंद्रगुप्त मौर्य को एक खेल खेलते हुए देखा था, किस तरह से खेल खेल में वो राजा बनकर वो न्याय कर रहा है, और किस तरह से मतलब क्या कि नंद राजा घनानंद ने उसका अपमान किया था, और अपमान का बदला लेने के लिए उसे एक ऐसे बालक की आवश्यकता थी जो खुद राजा बने और नंद वंश का विनाश करे। तो इसकी हमें टोटल जो जानकारी हमें अर्थशास्त्र मिलती है कि फिर वो किस तरह से मतलब क्या है कि अपनी कुटिल बुद्धि से और अपने राजनीतिक जो अनुभव है उनका इस्तेमाल करके किस तरह से मतलब उसने नंद वंश का विनाश किया था, और प्लस चंद्रगुप्त मौर्य को उसने मौर्य वंश का राजा बनाया था और पाटलिपुत्र की गद्दी पर बैठाया था। और हमें मौर्य वंश की समस्त जानकारी है कि जीवन किस प्रकार का हुआ करता था, और राजा की दिनचर्या क्या हुआ करती थी, और राजा की राजनीतिक जो व्यवस्था हुआ करती थी शासन चलाने की, वो किस प्रकार की हुआ करती थी, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक जीवन किस प्रकार का था, खेती बाड़ी किस प्रकार की होती थी, जनता किस प्रकार से थी। इन सब की जो टोटल हमें जानकारी प्राप्त होती है वो अर्थशास्त्र प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों। अर्थशास्त्र के बाद हम बात करते हैं महाभाष्य। महाभाष्य की जो रचना है वो पतंजलि ने करी थी। दोस्तों, ये महाभाष्य जो है असल में पतंजलि ने जो महाभाष्य लिखा था ये अष्टाध्यायी का ही महाभाष्य है। ठीक है, पाणिनि की जो रचना है अष्टाध्यायी, उसका एक महाभाष्य लिखा गया था। उस महाभाष्य का नाम मतलब जो महाभाष्य लिखा था वो पतंजलि ने लिखा था। इस समय हमें शुंग वंश की जानकारी प्राप्त होती है, और शुंग वंश के टाइम की जो जितनी भी व्यवस्थाएं थी, जिस प्रकार की भी व्यवस्था थी और जो भी हुआ करता था शुंग वंश के समय, उसकी जानकारी हमें पतंजलि के महाभाष्य से मिलती है। गार्गी संहिता और महाभाष्य, ये 2 ग्रंथ ऐसे हैं जिनमें हमें शुंग वंश की जानकारी मिलती है। कुल मिला के महाभाष्य और गार्गी संहिता शुंग वंश को जानने के अच्छे स्रोत है। शुंग वंश की स्थापना किसने करी थी? पुष्यमित्र शुंग। दोस्तों, मौर्य वंश की जब समाप्ति हो गई थी तब आया था मौर्यतर वंश, मतलब मौर्यों के बाद का, मौर्यों के उत्तर का जो जब वंश चले थे उनमें नाम आता है सबसे पहले शुंग वंश का, कि अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या करके उसके मंत्री पुष्यमित्र शुंग ने मगध की गद्दी हत्या ली थी, और
मगध का खुद स्वामी बन बैठा था और शुंग वंश की स्थापना करी थी। इसकी जानकारी जो हमें काफ़ी ग्रंथों से मिलती है, लेकिन मुख्य रूप से जो है महाभाष्य और गार्गी संहिता से हमें इसकी जानकारी मिलती है। महाभाष्य पतंजलि। फिर आता है स्वप्नवास वदता। स्वप्नवास वदता की जो हमें के जो लेखक है वो है महाकवि भास। महाकवि भास। दोस्तों स्वप्नवास वदता जो है हमें प्राचीन काल के भारत की मतलब जितनी भी जो जातियाँ थी, जातियों के साथ साथ जो हमारे समाज की किस प्रकार से व्यवस्था थी, हमारा समाज किस प्रकार का था, पितृसत्तात्मक था या मातृसत्तात्मक था, और उसके अलावा मतलब जो है आश्रम किस प्रकार के हुआ करते थे, किस आश्रम में हमें किस बात का ध्यान रखना पड़ता था, और कौन सा आश्रम किस आश्रम का आश्रित था, पोषक था, वो सब टोटल जो हमें जानकारी है वो दोस्तों हमें इस स्वप्नवास वदता के जो लेखक है महाकवि भास ने हमें दी है, इस बात की जानकारी। दोस्तों स्वप्नवास वदता महाकवि भास का जो है इसमें हमें अवंती नरेश, जिनका नाम था चंड प्रद्योत, चंड प्रद्योत, और वस्त्रराज उदयन, वस्त्रराज उदयन, इन दोनों के किस प्रकार से संबंध हुआ करते थे इसकी जानकारी भी हमें यह महाकवि भास का स्वप्नवास वदता ग्रंथ हमें देता है। दोस्तों हमारे प्राचीन काल के भारत को जानकारी जानने के लिए तो स्रोत तो खूब सारे हैं, इस वजह से इनको अलग अलग बांटा गया है। पहले प्राचीन भारतीय धर्म ग्रंथ आ गए थे, अब ऐतिहासिक ग्रंथ आ गए थे, इसके बाद में हम पूरा लेख पढ़ेंगे। पूरा लेख के बाद में जो है हमारे प्राचीन भारत में भी जो विदेशी यात्री आए थे उनका भी हमें पढ़ना है कि भाई विदेशी यात्रियों ने हमारे प्राचीन भारत में क्या क्या वर्णन दिया है, हमें हमारे पास हमारे प्राचीन भारत की क्या जानकारी है, विदेशियों ने हमको क्या दिया, उनमें क्या समन्वय है, क्या समन्वय नहीं है, को क्या समरूपता है नहीं है, सब टोटल जानकारी हम पढ़ेंगे। तो ये हो गया स्वप्नवास वदता, महाकवि भास का है स्वप्नवास वदता। फिर आता है मालविका अग्निमित्र। ये मालविका अग्निमित्र जो है ये महाकवि कालिदास, महाकवि कालिदास, महाकवि कालिदास मालविका अग्निमित्र के लेखक हैं। महाकवि कालिदास ने मतलब जो है शुंग वंश के समय जो यवन आक्रमण हुए थे अयोध्या में, और हमारी जो अभी वर्तमान में जिसे हम चित्तौड़ कहते हैं, और चित्तौड़ को प्राचीन काल में मध्यमिका भी कहते थे, नगरी भी कहते थे, यहाँ पर जो यवनों ने जो आक्रमण किए थे, किस प्रकार से सती हुई थी, किस प्रकार से हमने यवनों का विरोध किया था, उसकी जो जानकारी है वो हमें महाकवि कालिदास के ग्रंथ जो है मालविका अग्निमित्र में मिलता है। और मालविका और पुष्यमित्र शुंग के पुत्र अग्निमित्र और मालविका जो मालविका नाम की कोई एक राजकुमारी थी, उसके प्रेम प्रसंग की जानकारी भी हमें मालविका अग्निमित्र से मिलती है। फिर आता है संगम साहित्य। देखिए दोस्तों प्राचीन दक्षिण भारत, प्राचीन दक्षिण भारत। दोस्तों प्राचीन काल में हमारा दक्षिण भारत किस प्रकार का हुआ करता था, कौन कौन से राजा थे, किस राजा का राज कहाँ तक था, राजधानी कौन सी थी, और साहित्य किस प्रकार का हुआ करता था, आर्थिक जीवन किस प्रकार का था, राजनीतिक जीवन किस प्रकार का था, जनता की जो स्थिति थी वो किस प्रकार की थी, स्पेशल तौर पे संगम साहित्य से हमें दक्षिण भारत की जानकारी प्राप्त होती है, प्राचीन कालीन दक्षिण भारत की। इसमें मुख्य रूप से जो केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना का जो वर्तमान का जो दक्षिण भारत का जो इलाका है उसकी टोटल जो हमें जानकारी प्राप्त होती है वो हमें प्राप्त होती है संगम साहित्य से।
दक्षिण भारत का जो साहित्य है वो संगम साहित्य कहलाता है। ठीक है दोस्तों, और संगम काल की हमें जो जानकारी प्राप्त होती है वो इस संगम साहित्य से ही प्राप्त होती है। और संगम काल के जो राजवंश है, जिसमें चोल वंश है, चेर वंश है, पांड्य वंश है, इन राजाओं की जो जानकारी हमें प्राप्त होती है, इन वंशों की जो हमें जानकारी प्राप्त होती है वो संगम काल से हमें प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों, फिर आता है मुद्रा राक्षस। ये विशाखदत्त ने लिखी थी मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस के जो रचयिता है विशाखदत्त है। विशाखदत्त। विशाखदत्त। दोस्तों, मुद्रा राक्षस विशाखदत्त की रचना है, और इसमें एक तो चाणक्य ने बताया था एक भाई कि किस तरह से मतलब जो है चंद्रगुप्त की सहायता से मैंने मतलब जो है नंदों का विनाश किया था। अर्थशास्त्र की रचना जो विष्णुगुप्त चाणक्य कौटिल्य ने करी थी, और नंदों के विनाश की जो कहानी जो विष्णुगुप्त ने हमें बताई थी, इसके बाद मुद्रा राक्षस ऐसा एक ग्रंथ है जिससे हमें नंदों के विनाश और मौर्य वंश की स्थापना की जानकारी प्राप्त होती है, और नंद वंश का जो मंत्री है उसकी कूटनीतिक चालों की हमें जानकारी प्राप्त होती है कि नंद वंश को बचाने के लिए महापद्म नंद का जो मंत्री था उसने किस प्रकार कूटनीतिक चालें चली थी, और किस तरह से और उसकी जो कूटनीतिक चालें थी उसकी कूटनीतिक चालों को किस प्रकार चाणक्य ने मतलब जो है विफल किया था, उस टोटल बात की जो हमें जानकारी है वो हमें विशाखदत्त प्रदान करता है। और विशाखदत्त की जो रचना है वो है मुद्रा राक्षस। तो आपको ये पता होना चाहिए विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस और अर्थशास्त्र जो है विष्णुगुप्त ने लिखी थी कौटिल्य चाणक्य हम उसे कहते हैं। इन दोनों से हमें नंदों के विनाश और मौर्य वंश की स्थापना की हमें क्रमबद्ध रूप से हमें जानकारी प्राप्त होती है। फिर आता है हर्षचरित्र। हर्षचरित्र ये सम्राट हर्षवर्धन के जो मंत्री थे जिनका नाम था बाणभट्ट। दोस्तों, बाणभट्ट जो है हर्षचरित्र का दरबारी कवि था और हर्ष का व्यक्तिगत जो क्या कहते हैं सचिव भी था, मित्र भी था, जो भी था ये बाणभट्ट था जिसने हर्षचरित्र लिखी थी। कई जनों को मतलब जो है हर्षचरित्र नाम सुनते ही ये पता चलता है कि यार हर्षचरित्र नाम है तो राजा हर्षवर्धन ने लिखा होगा। गलत बात है दोस्तों। और ये कुछ दिनों पहले मैंने सोशल मीडिया पर एक मतलब यूट्यूब पे जो कम्युनिटी टैब आता है उस पर एक किसी ने पोस्ट डाला था कि हर्षचरित्र की रचना किसने करी थी। तो उसने मतलब क्या है कि सम्राट हर्ष पर ही टिक लगा रखा था, और मैंने भी आंसर दिया था, ये बाणभट्ट ही दिया था, हर्षचरित्र की रचना बाणभट्ट ने करी थी। मैंने बाणभट्ट टाइप किया लेकिन उसने बाणभट्ट उत्तर जो है गलत बताया था। तो आपको जो अगर हर्षचरित्र अगर इससे अगर आप ये पता लगा रहे हो, ये सोच रहे हो कि हर्षचरित्र की रचना सम्राट हर्षवर्धन ने स्वयं करी थी, तो नहीं, स्वयं नहीं करी थी। उसके जो मंत्री था बाणभट्ट, जो उसका दरबारी कवि भी था और उसका व्यक्तिगत मित्र भी था, उसने करी थी हर्षचरित्र की रचना। और इस हर्षचरित्र से हमें राजा हर्षवर्धन के विजय अभियान की हमें जानकारी प्राप्त होती है कि किस तरह से वो कन्नौज में धर्म सभा का आयोजन करता था, प्रयाग में मतलब जो है दान धर्म करता था, और जो हर 5 साल बाद में जो उसकी सभाएं लगती थी, उस सम्राट हर्षवर्धन का जो व्यक्तिगत जीवन किस प्रकार का था, उसकी मतलब जो है कि आदतें क्या थी हमें इस और उसके शासन काल में मतलब क्या किस प्रकार की शासन व्यवस्था थी, राजनीतिक शासन व्यवस्था किस प्रकार की थी, उसका समाज किस प्रकार का था, समाज के जो मतलब जो लोग थे वो किस प्रकार के रोजगार करते थे, उनकी आजीविका का साधन क्या था, टोटल जो हमें जानकारी प्राप्त होती है वो बाणभट्ट के हर्षचरित्र से हमें प्रदान होती है। हर्षचरित्र जो रचना है दोस्तों ये बाणभट्ट की है, हर्ष की नहीं है। तो आप अगर सोशल मीडिया साइट पर जाते हो और अगर आपको हर्षचरित्र की रचना अगर सम्राट हर्षवर्धन का अगर बताता है तो वो गलत है। हर्षचरित्र की रचना बाणभट्ट ने करी थी। ठीक है दोस्तों, और बाणभट्ट की ये दूसरी एक रचना और है कादम्बरी। कादम्बरी
कादम्बरी। ये भी हर्ष के शासनकाल में लिखी गई थी। बाण भट्ट ने लिखी है दोस्तों कादम्बरी। हर्ष चरित्र और कादम्बरी ये दोनों रचना जो है वो बाण भट्ट की है। तो आप ध्यान रखना, हर्ष चरित्र का जहाँ कभी भी नाम आवे तो अगर एग्जाम में भी आवे ना तो एग्जामिनर भी आपको कंफ्यूज करने की पक्की कोशिश करेगा। हर्ष चरित्र की अगर रचनाकार का नाम पूछेगा तो बाण भट्ट तो उसे देना ही है, क्योंकि बाण भट्ट तो उत्तर है। लेकिन वो साथ साथ क्या है कि वो हर्ष का भी नाम देगा, क्योंकि हर्ष चरित्र से क्या है कि आपका ध्यान हर्ष की तरफ जाता है, बाण भट्ट की तरफ तो आता ही नहीं है। ठीक है ना, तो आप ध्यान रखना। फिर आता है रासतरंगिणी। रासतरंगिणी की जो रचना करी थी वो करी थी कल्हण ने। रासतरंगिणी का जो लेखक है वो है कल्हण। अब दोस्तों मैं आपको थोड़ी छोटी सी जानकारी देता हूं कि रासतरंगिणी का आखिरकार अर्थ क्या होता है। देखिए दोस्तों, राज प्लस तरंगिणी, रासतरंगिणी। तो राज का मतलब हुआ राजा, प्लस तरंगिणी का मतलब हुआ नदी या नदियां। नदियां मान सकते हैं आप, ठीक है। राज का मतलब हुआ राजा, तरंगिणी का मतलब हुआ नदी या नदियां। अब टोटल इसको मिलाकर देखें तो राज तरंगिणी का जो शाब्दिक अर्थ निकलता है वो क्या निकलता है? राजाओं की नदी, राजाओं की नदी। अर्थात मतलब रासतरंगिणी में मतलब रासतरंगिणी का जो रचयिता था कल्हण था। कल्हण ने रासतरंगिणी की रचना करी थी और अपने काल का जो कश्मीर था, कश्मीर की रचना करी थी। कश्मीर के शासकों की, कश्मीर के राजवंशों की, कश्मीर में किस किस राजवंशों ने राज करा था, किस किस प्रकार से राज करा था, उन सब की जो टोटल जो रचना मतलब जो टोटल जो जानकारी हमें प्राप्त होती है वो होती है कल्हण की रासतरंगिणी से। और रासतरंगिणी का अर्थ क्या है? राजाओं की नदी। तो ये दोस्तों रासतरंगिणी का जो अर्थ है, जो वर्तमान में 12वीं क्लास की जो इतिहास की किताब चल रही है उसका शायद मेरे ख्याल से पहला या दूसरा पार्ट ही है जो उसमें रासतरंगिणी का अर्थ बताया गया है कि राजाओं की नदी। तो इस वजह से मेरे को थोड़ा याद आ गया था तो मैंने आपको थोड़ा बता दिया। बाकी कल्हण की रासतरंगिणी में हमें कश्मीर की शासन व्यवस्था, कश्मीर की हमें जानकारी प्राप्त होती है, क्योंकि कल्हण मुख्य रूप से कश्मीर का ही रहने वाला था। दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो जो मतलब प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के स्रोत है और ऐतिहासिक एवं समसामयिक ग्रंथ थे। वैसे दोस्तों प्राचीन काल में हमारे भारत देश में तो विद्वानों ने अथाह ग्रंथ लिखे हैं, अथाह भंडार है हमारे पास। और समुंदर जितना गहरा नहीं है उतने समुद्र से भी गहरा, और यहाँ तक कि माउंट एवरेस्ट जितना ऊंचा नहीं है उतना भी ऊंचा और समुद्र से भी ज़्यादा गहरा ज्ञान हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने हमें दिया है, विद्वानों ने हमें दिया है। लेकिन दोस्तों मैं तो केवल ये जो 10 ग्रंथ लेकर आया हूँ ये केवल और केवल जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है केवल वो सवाल मैं लेकर आया हूँ। इनमें से सवाल आगे भी बढ़ चुके हैं, उम्मीद है कि आगे भी बढ़ेंगे, इस वजह से ये मैं सवाल लेकर आ गया हूँ। दोस्तों इस वीडियो में बस मैं इतना ही कहूँगा, इससे ज़्यादा मैं कुछ कहूँगा नहीं। मैं ये वीडियो ख़त्म करने जा रहा हूँ। दोस्तों इस वीडियो में जाते जाते मैं बस इतना ही निवेदन करना चाहूँगा कि दोस्तों इस चैनल पर आप नए आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हुए जाना, बेल आइकन को दबा देना। और अगर आप मुझे मेरे सोशल मीडिया साइट्स पर भी अगर आप मेरे को फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।